नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट सज्जन जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और पत्रकार अजीत द्विवेदी जी भी हैं। बहुत चर्चा हम लोगों ने कर ली पिछले 1-1.5 महीने में कि पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है। आज एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने रखने जा रही हूँ। बंगाल में बदलाव होगा, ये एग्जिट पोल कह रहा है। दीदी की सत्ता से विदाई होगी, अब वो जीत का चौका लगाती हैं। ये तो 4 मई को एग्जैक्ट पोल होगा। इस डिस्क्लेमर के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम शुरू कर रही हूं कि ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूं और एग्जैक्ट नतीजा जो है वो 4 तारीख को पता चलेगा। अब बीजेपी को सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तमाम सवाल जो हैं उन पर विराम 4 मई को नतीजे के बाद ही लगेगा। लेकिन बंगाल में जो बम्पर वोटिंग हुई है, बंगाल में अब तक जितने एग्जिट पोल्स हुए हैं उनमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स के मुताबिक दीदी की विदाई तय है। चुनाव आयोग ने फाइनल राउंड की वोटिंग का फाइनल डेटा भी जारी कर दिया है। 92.67% वोटिंग का ये रिकॉर्ड, इसे लेकर ही ज्यादातर एग्जिट पोल्स बदलाव की बात कर रहे हैं। मेजराइज के मुताबिक बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तित होने जा रही है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मेट्राइज के मुताबिक बंगाल में इस बार बीजेपी 146 से 161 सीटें जीत सकती है। आइए सीधा बड़े एलईडी पर ही मैं आपको ले चलती हूं और आंकड़ा बड़े फिगर में आपके सामने रख देती हूं। तो मेट्राइज का जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई तय, बीजेपी की सत्ता में वापसी दिखाई दे रही है। इस बार टीएमसी को 125 से 140 सीट, बीजेपी को 146 से 161 सीट और अन्य के पास 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान मेट्राइज का एग्जिट पोल दिखा रहा है। अगर 4 मई को यही नतीजे रहते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी होगी। बंगाल में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बनाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेट्राइज के ही एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है। जब आप बाकी एजेंसीज के पोल्स को भी देखेंगे तो वहां पर भी यही तस्वीर दिखाई देती है। 5 एग्जिट पोल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मेट्राइज का मैंने आपके सामने रख दिया आंकड़ा। पी मार्क की अगर बात करें तो 150 से 175 बीजेपी को दे रही है। पोल डायरी की बात करें तो 142 से 171 बीजेपी के पास। चाणक्य स्ट्रैटेजी की बात करें 150 से 160 और प्रजा पोल की बात करें तो 178। ये तो बिल्कुल अगर 178 वाली लड़ाई है तो ये लहर वाला चुनाव है। लेकिन अब नतीजा क्या होगा, मैं फिर कहती हूँ ये 4 तारीख को पता चलेगा। एक पीपल्स पल्स है जो ये कह रहा है कि बीजेपी 95 to 100 के बीच में रह जाएगी और टीएमसी सरकार बना सकती है और 177 से 187 तक टीएमसी स्कोर कर सकती है। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल विधानसभा में उनकी पार्टी 180 सीट जीतने जा रही है। उनका बयान मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले इसी आंकड़े पर बात कर लें, क्योंकि ये बात तो सही है कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है बहुत ही क्लियर मैंडेट के साथ होता है, एक तरफा होता है। जनता बताती है कि किसे सरकार में लाना चाहती है और किसे विदा करना चाहती है। अजीत जी, फर्स्ट योर टेक। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। और आमतौर पर यह होता है कि जो एग्जिट पोल के अनुमान होते हैं उसके नंबर्स गलत होते हैं, डायरेक्शन उसका सही होता है। डायरेक्शन एक मिल जाता है कि ये नतीजा हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब वहाँ जीत के बंगाल में सरकार बनाएगी। ये 6 में से 5 कह सकते हैं, 7 में से 5 कह सकते हैं। एक पोल है जो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हार सकती है और फिर एक बार ममता बनर्जी आ सकती हैं। लेकिन ये जनरल डायरेक्शन है, जनरल सेंस भी है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ इस बार चुनाव जीत रही है। लेकिन ये हैरानी की बात है कि सारे पोल्स जो है, एक आध अनुमान छोड़ दे तो सब बहुत क्लोज फाइट बता रहे हैं। इस तरह का क्लोज फाइट कभी नहीं होता है, जब हम लोगों ने नहीं देखा है। 2001, 6, 11 सब चुनाव हम लोगों के सामने हुए हैं और 6 में जब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ कंटेस्ट कर रही थी, लग रहा था कि बहुत क्लोज इलेक्शन है, हिंदू वोट पोलराइज हो रहा है बीजेपी और ममता बनर्जी की तरफ। तब भी 235 सीटें आ गई थी लेफ्ट को। तो ये 184 फिर ममता बनर्जी को आई, फिर 211 आई, 215 आई। तो नतीजे इस तरह से आते हैं, एक तरफा नतीजे आते हैं। और अगर वोट में 2.5 से 3% का अंतर है, जो मेट्राइज की बात जिसके आंकड़े पर हम लोगों ने कल शाम में बहुत चर्चा की है, तो अगर 2.5-3% का अंतर है तो शुवेंदु अधिकारी वाली बात साबित होगी कि 180 सीटें आ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को। ममता बनर्जी उससे नीचे जाएंगी जितना भी अनुमान जताया जा रहा है। एक सेंस मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव। शुवेंदु अधिकारी का बयान हम दर्शकों को सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, बीच का जनादेश जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता नहीं सुनाती। आप सुने शुवेंदु अधिकारी को। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ
मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है। सीटें कितनी आप लोगों की? नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा। 180 से कम नहीं। जो ये बंगाल का ट्रेंड है। अब शुभेंदु अधिकारी 180 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, तो ममता दीदी जीत का चौका लगाने का दावा कर रही है। ममता बनर्जी का कहना यह है कि वो तृणमूल ही जीत रही है। I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। But I have never seen this type of democracy. But instead of that, I'm saying victory is near and Trinamool is winning. একদম জিতছে। एकदम विक्ट्री किसकी विक्ट्री होने जा रही है सज्जन जी? पोल की माने तो बीजेपी मैंडेट के साथ जाती दिखाई दे रही है और टीएमसी की हार दिखाई दे रही है, सिर्फ एक एजेंसी को छोड़ दे तो। नहीं, देखिए, जैसा अजीत जी ने बोला कि एक डायरेक्शनल क्लैरिटी है, और अगर ग्राउंड से भी आप फीडबैक लें तो ये बात निकल के आ रही है कि इस बार बीजेपी का मोमेंटम, जो तमाम बातें चल रही थी कि बीजेपी की सांगठनिक कमजोरी है, डर का माहौल है, वो सारी की सारी चीज़ें, जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम थे, जिस तरीके से लोग निकल के वोट किए हैं, जिस तरह से जो बहुत सारी बोगस वोटिंग थी, एसआईआर ने उसको क्लीन कर दी, डेड वोटर है नहीं है तो एक रिगिंग की पॉसिबिलिटी होती थी, वो इस बार काफ़ी कम हो गई। तो बीजेपी का एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा। सबसे ज़्यादा क्या दिखा कि जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन दोनों ने जाके लिटरली, गृह मंत्री तो वहाँ कैंप कर गए, और जो बंगाल में सांगठनिक कमजोरी थी लास्ट मोमेंट में पिछले एक आध महीने में, उसको कंपनसेट करने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूं कि डायरेक्शनल क्लैरिटी अभी दिख रही है बीजेपी की, ये वेव इलेक्शन नहीं है। वेव इलेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पुराने परिणामों से जब आप देखते हैं कि एक क्लियर मैंडेट दिखता था, तो सारी की सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस 77 तक, उसके बाद लेफ्ट 2011 तक, और उसके बाद तृणमूल, ये 100% बंगाली वोटर्स को रीच आउट करते थे, अपील करने की कोशिश करते थे। बीजेपी के साथ क्या है कि वो 70% के करीब वोटर्स को ही रीच आउट कर रही है, 30% ऑलरेडी दूसरी तरफ वेव में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शनल क्लैरिटी जरूर है। सर, एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं इसका भी लेकर आई हूँ, जो आपने 30 और 70 वाली बात की है ना, तो मैं रीजन वाइज वो डेटा भी लेकर आई हूँ कि हिंदू वोटर कितनी बड़ी संख्या में निकला है। लेकिन उससे पहले मैं मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक जो वोट शेयर रहा है वो आपके सामने रख देती हूँ। बीजेपी को इस बार बंगाल में वोट शेयर के मामले में बड़ा गेन होने जा रहा है। जरा ये आंकड़ा हमारे सामने रखें। आकलन ये है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 42.5 रहने वाला है, जबकि टीएमसी का वोट प्रतिशत 40.8% रहने वाला है। मेट्राइज के एग्जिट पोल में टीएमसी को करीब 41 और अदर्स को 16.7% वोट दिखाई दे रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब अगला डेटा भी आपके सामने रख दूं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पहले बयान आपको बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी के खिलाफ बहुत ज्यादा मतदान हुआ है और इस वजह से सारी विपक्षी पार्टियों के बीच सीटें बटी हैं। ऐसे में टीएमसी कहां किस तरह से आएगी ये बताना भी बड़ा मुश्किल है। आप सुने अधीर रंजन चौधरी को। सत्ता विरोधी लहर तो थे, लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी के भीतर सारे बट चुके हैं। कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं तो हुमायूं कबीर की पार्टी, कहीं आईएसए, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए, इसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन विपक्षियों के अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा
इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी हम सारे खुद बयान नहीं। अब जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ वोट पड़ा है, और अगर ममता बनर्जी के खिलाफ वोट पड़ा है और विपक्षी पार्टी में गया है, तो ये तो मानकर हम चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता बनाने की स्थिति में तो नहीं ही है। तो विपक्षी पार्टी कौन सी हुई? वो भारतीय जनता पार्टी हुई। लेकिन मैं कुछ फेज वाइज आपको बता दूं और रीजन वाइज आपको बता दूं, वोटिंग के प्रतिशत के हिसाब से भी ये कहां खड़ा होता है। फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर मतदान हुआ और 93.19% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जो कि ऐतिहासिक था। सेकेंड फेज में भी मतदान का प्रतिशत बहुत ऊपर गया, 92.67% मतदान हुआ। तो कुल 294 सीट पर 92.87% वोटिंग हुई, जो कि 2021 के चुनाव के मुकाबले 85.2% आप देखें 2021 के चुनाव में मतदान प्रतिशत रहा, और इस बार 92.87% रहा। यानी इस बार तो ये तय है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भर के, खुलकर, बिना डर के वोट कास्ट किया। अब इसमें जब आप रीजन वाइज बात करेंगे तो रीजन वाइज एक डेटा अजीत जी ये कहता है कि साउथ कोलकाता में, जहां पर भवानीपुर है, कोलकाता पोर्ट है, रासबिहारी है, बालीगंज है, ये वो क्षेत्र है जहां पर मतदान का प्रतिशत आप देखिए 2021 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 24%, 21%, 25%, इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने बाहर निकलकर वोट किया। और हम जान रहे हैं कि ये वो इलाका है जो कि गढ़ है ममता बनर्जी का। अजीत जी गलत तो नहीं हूं, गढ़ है ममता बनर्जी का। लेकिन यहाँ पर हिंदू वोटर बहुतायत में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मतदान का प्रतिशत देखिए कितना बड़ा। लेकिन वहीं उसके ठीक उलट अब आप दिखाती हूं मुस्लिम इलाकों में मतदान का प्रतिशत कितना रहा। ये कौन सा आपने लगाया? हाँ, बेलघाटा, चौरंगी, इसके अलावा एक और है, वो जरा रखें। साउथ कोलकाता का, साउथ कोलकाता का हो गया। अब आप साउथ 24 परगना का रखें। हाँ, ये साउथ 24 परगना का, फाल्टा, भांगर, बासंती, टॉलीगंज, डायमंड हार्बर। एक बार फिर से हम कहें कि ये टीएमसी का गढ़ है। यहां पर मतदान का प्रतिशत आप देखें बढ़ा, यहां पर भी है। लेकिन हिंदू मोहल्लों के अनुपात में मुस्लिम मोहल्लों में आप अनुपात देखें कितना है, 7, 9, 1, और फाल्टा में तो माइनस में है 1.20%। मैं सर इस आंकड़े की बात कर रही थी। अब जितना मुसलमान है उसने तो निकलकर वोट किया, ये तो हम जानते, लेकिन जितना होगा उतना ही ना निकल के वोट देगा। हिंदू इस बार खुलकर बाहर निकला, उसने जमकर वोट किया है। बिल्कुल इसी आंकड़े की बात कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी ने, जो अभी ये बात कही कि इस बार हिंदू 92%, 91% हिंदू वोट किया है और 81-82%, 84% कुछ मुसलमान वोट किया। हालांकि इतना अंतर नहीं होगा, वो अंतर कम होगा। फिर भी एक जो पहले ये माना जाता था कि हिंदू उस अनुपात में वोट देने नहीं निकलता है और वो डर जाता है, उसको सोर्स जैमिंग या बूथ जैमिंग की जो बात होती थी वो होता है, वो वोट नहीं डाल पाता है और छापा वोट हो जाता है। इस बार वो नहीं हुआ है। हम लोग कल भी परसों इस बात की चर्चा कर रहे थे कि एक्चुअल वोटर के वोट डालने का एक संकेत जो है इससे मिलेगा, इस नतीजे से कि एक्चुअल वोटर निकल के वोट डालने गया है। ये अनुपात फिर भी जिन इलाकों की हम लोग बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में ऑलरेडी एक बड़ा पीक पर पहुंचा हुआ था। हाँ, तो जहां ऑलरेडी 96% वोट हो चुका था, वहां अब क्या बढ़ने की हम लोग उम्मीद करते हैं। और दूसरा, वोट कटने की बात जो अगर कहें, जो पहले आपने जो आंकड़ा दिखाया कोलकाता के इलाकों का, वहां वोट बहुत कटा है। अगर 24% वोट कटा है, बढ़ा है यहाँ, तो उतना ही वोट लगभग कटा हुआ है। आप देखिए ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब 51,000 वोट कट गए तो 20% के करीब वोट तो कट ही गया ना, 3 लाख की मान। लेकिन सर भवानीपुर में 2021 में 62.6% मतदान हुआ, 2026 में ये 86% से ऊपर हुआ। तो यानी 24% का तो बढ़त यहीं पे दिखाई दे रही है। वोट भी तो 20% कट गया वहां। अगर एवरेज पूरे बंगाल में वोट कटने का एवरेज अगर 11% है, तो इन इलाकों में वोट कटने का परसेंटेज 20 के करीब है। तो इसलिए भी यहाँ वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा दूसरी जगह के अनुपात के मुकाबले। अब आपको एक और बात बता दें हम, जिस पर अब आगे चर्चा करनी चाहिए। आज ही वो रिपोर्ट छपी है, द हिंदू अखबार ने उसको डिटेल छापा है कि जो एक आंकड़ा हम लोग दिखा रहे हैं ना कि लगभग 8% वोट बढ़ने का, जो वोट डालने वाले लोग हैं उनकी संख्या 3.60% बढ़ी है। और ये बंगाल के पिछले 10 चुनाव में सबसे कम है। अच्छा। हाँ, तो एग्जैक्ट जो लोग, नंबर ऑफ पीपुल्स जो है, नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं, वो 3.60 बढ़ा है, जो पिछले 10 चुनाव का सबसे कम है।
लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो इसलिए क्योंकि वोटर लिस्ट की सफाई हुई। वोटर लिस्ट की सफाई हुई, जो गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में भर भर कर लोग जो पश्चिम बंगाल पहुंचे, जिन्हें ये डर था कि उनका कहीं वोट ना कट जाए, और बी ये डर था कि उन्होंने अगर वोट नहीं दिया तो उन्हें फिर योजनाओं का फायदा कैसे मिलेगा, और ये वोट किसी का भी हो सकता है। पर ये जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है सज्जन जी, वो तो ये बता रहा है कि वो जो ट्रेनों में, गाड़ियों में भर भर के भी पहुंचे थे, उसमें हिंदू मतदाता बहुत थे, क्योंकि अप्रोच बीजेपी की वही 70% की तरफ थी। निश्चित तौर पे। और देखिए, हालांकि दोनों पार्टियों ने प्रयास किया। जो मुस्लिम माइग्रेंट्स थे जो गए, वो इस कारण से गए कि एसआईआर को लेके उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा की गई थी, टीएमसी या रूलिंग डिस्पेंसर, तो वो अपने उसके कारण गए। जो हिंदू मतदाता थे उनमें थोड़ा बहुत आंशिक तौर पे एसआईआर वाली भी बात रही होगी, लेकिन एक इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सेंटीमेंट था, एंटी टीएमसी सेंटीमेंट था, और वो लोग भी बढ़ चढ़ के गए हैं। तो ये है कि माइग्रेंट आप एनसीआर रीजन में देखें, बेंगलोर में जाएं, मुंबई में जाएं, हर जगह से वही रिपोर्ट आ रही है, और उसकी मिक्स डेमोग्राफी है, कुछ हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे। तो इस बार जैसा कि अजीत जी ने कहा कि ज्यादातर जो हमें वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है परसेंटेज में, वो इसलिए है कि हमारा बेस कम हो गया है। इस बार 100% में से 12% तो एसआईआर ने क्लीन कर दिया, तो अब आपका जो परसेंटेज होगा वोटिंग का वो 88 या 90% से निकल रहा है। बट बावजूद इसके आप देखें, अगर लोकसभा का आप डेटा लें, जहां 79.2% वोटिंग हुआ था, 21 को नहीं लें आप, 2024 को 79.2 या 3% वोटिंग हुई, तो मान लीजिए उसके बावजूद भी आप 10-11% बढ़ा भी दें तो भी 90% जाता, लेकिन वोट कितना हो रहा है? लगभग 93%। मतलब कि एसआईआर को फैक्टर करने के बाद भी 2.5 से 3%, जो एक बड़ा नंबर है एक ऐसे राज्य के लिए जहां ऑलरेडी ज्यादा वोट देने की प्रथा है, 2.5 से 3% लोग गए। ये दिखाता है कि दोनों के स्कोर सपोर्ट बेस वो जम के वोट किया है, चूंकि बीजेपी का कोर सपोर्ट बेस और जो ग्राउंड सिनेरियो है कि इस बार पोलराइजेशन था, वो 65 से 70% की ओर जाता है। इसलिए इस बार तो वोटर भी बहुत वोकल था। 2021 के चुनाव को भी हमने रिपोर्ट किया, वोटर इतना वोकल नहीं दिखाई दे रहा था। इस बार खुलकर वो बात कर रहा था, अगर उसे परिवर्तन चाहिए तो बोल रहा था, और अगर परिवर्तन चाहिए पर वो बताना नहीं चाह रहा है तो भी दबी जुबान में जैसे वो विकास की बात करता है, रोजगार की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, तो समझ में आ जाता है कि वो परिवर्तन वाली ही दिशा दिखाई दे रही है। साउथ कोलकाता की एक बार हम बात कर लेते हैं। बंगाल में इस बार सबकी नजर साउथ कोलकाता की भवानीपुर सीट पर रही, जहां ममता बनर्जी का मुकाबला शुवेंदु से है। भवानीपुर का वोटिंग ट्रेंड क्या है वो आपको दिखा देते हैं। पिछली बार के मुकाबले में भवानीपुर में 24.14% ज्यादा वोटिंग हुई। अब साल 2021 में देखें, भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार का वो चुनाव वो जीतने वाले हैं, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज आपके सामने है, 24% से ज्यादा बढ़ चढ़कर इस बार जो आप देखें मतदान हुआ है। इसलिए शुवेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि 20,000 वोट से वो चुनाव जीत रहे हैं। एक और बयान उनका आपको सुना दूं। मेरा भवानीपुर क्षेत्रों में करीब 90% पोल हो गया, ज्यादा भी हो सकता है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार खुल के वोटिंग किया। हर हिंदू बूथ में 92, 93%, 95% तक ये वोटिंग किया, और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट किया, ये मेरा उम्मीद है। 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है, और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीत रहा हूं। 8 वार्ड में 7 में हिंदू ने खुल के बीजेपी को वोटिंग किया, वहां मेरा लीड होगा। एक मुसलमान बहुल वार्ड में ममता जी का लीड होगा। इसमें प्लस माइनस में मेरा ही बढ़त रहेगा या कमल खिलेगा। शुवेंदु अधिकारी का दावा अजीत जी ये है कि 20,000 वोटों से वो चुनाव जीत रहे हैं। अगर वो चुनाव जीत रहे हैं, भवानीपुर का भी चुनाव जीत रहे हैं, तब तो एग्जिट पोल बिल्कुल ठीक है, टीएमसी हार रही है। बिल्कुल, वो तो ये बात हम लोग 2 दिन पहले यही सज्जन जी ने कहा था, परसों आपके प्रोग्राम में,
कि अगर भवानीपुर हार रही है ममता बनर्जी, इसका मतलब टीएमसी हार करके सत्ता से बाहर हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब जो पोलिंग का हम लोग जो पैटर्न देख रहे हैं, जिस तरह से परसेंटेज देख रहे हैं, जो पैटर्न देख रहे हैं, जो लोगों का एक जो लोगों ने, आपने जो जिस तरह कहा ना कि जो लोगों ने दिखाया भाव भंगिमा जो प्रदर्शित की लोगों ने, जो चुप रह गया, हम लोग उसको भी मान रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ गया, इसलिए वो नहीं बोल रहा था क्योंकि ममता बनर्जी का सपोर्टर बोल रहा था। शहरी इलाके की कोलकाता की महिला ये कह रही है कि गला दबा के अल्लाहू अकबर तो बुलवा लोगे, लेकिन जय श्री राम बोलो तो क्या गुनाह हो गया? इतना वोकल वोटर। और जो चुप रह गया, जिसने परिवर्तन कहा, जिसने विकास कहा, सुरक्षा कहा, रोजगार कहा, वो सब हम लोग मान रहे हैं। तो एक पैटर्न दिख रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से देखिए, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे इस बात की, शीला दीक्षित चुनाव हार गई नई दिल्ली सीट पर, तो उन्होंने क्या, उनके एक मोमेंटम हुआ आम आदमी पार्टी के पक्ष में। कोई निगेटिव चीज नहीं थी शीला दीक्षित के खिलाफ, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप शीला दीक्षित के काम पर, कोई आदमी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम पर, कुछ नहीं ऐसा था, लेकिन वो चुनाव हार गई शीला दीक्षित। तो जब इस तरह का मोमेंटम होता है, जबकि बड़ा, जब एक पार्टी के पक्ष में कोई हवा चली, जब भले वो एक अंतरधारा की तरह हो, मतलब अंडरकरेंट की तरह हो, तो फिर उसके शिकार बड़े बड़े लोग हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल भी तो अपनी अरविंद केजरीवाल, वही हम उसी पर आ रहे थे कि दूसरा अरविंद केजरीवाल ने, कोई ऐसा काम उस समय तो नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जिसकी वजह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार जाते, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। तो ये जब इस तरह का एक मोमेंटम होता है तो बड़ा नेता भी। शुभेंदु के दावे पर लेकिन टीएमसी जबरदस्त पलटवार कर रही है। कमरहाटी से टीएमसी प्रत्याशी मदन मित्रा ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीट हारेंगे। शुभेंदु वो 2 थप्पड़ खाएगा, एक नंदीग्राम की थप्पड़, एक भवानीपुर की थप्पड़। निश्चित रूप में ममता बनर्जी आ रहे हैं, वो भी लगभग 200 पार करके आ रहे हैं। बंगाल के कुछ और रीजन की बात करें, हम असम का एग्जिट पोल आपको बताएं, लेकिन इस वक्त महिला आरक्षण बिल पर यूपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, उस पर योगी जी कुछ कह रहे हैं। महिला संबंधी अत्याचार और क्रूरता की हदें पार की हैं, वह जग जाहिर है। हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय स्लोगन ही बन गया था कि देख सफाई बिटिया घबराई। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में इनके नेताओं, इनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला विरोधी आचरण को देश पहले ही जानता था, लेकिन इनके पास एक अवसर था अपने मुंह पर लगी हुई उस कालिक से मिटाने के, कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में ये लोग सहयोग करते, लेकिन इन्होंने वह अवसर भी चूका है और अपनी महिला विरोधी छवि के लिए कुख्यात हो चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार इस मुहिम में लगी हैं कि किसी भी स्थिति में यह संशोधन और यह अधिनियम लागू न होने पाए। इसके लिए इन्होंने वे सारे प्रयास किए जिन कारणों से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो। आज उसी पे चर्चा करने के लिए सदन उत्तर प्रदेश विधानमंडल का यह सदन प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा के लिए, नारी गरिमा को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए, नारी स्वावलंबन और सशक्तिकरण के साथ साथ नीति निर्धारण में उनकी सहभागिता किस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे बढ़ा रही है। तो जो बीजेपी एक नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि विपक्ष की वजह से महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाया, ये
आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने पहले एक पदयात्रा करके, फिर अभी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर, और जो बातें अभी आपने सुनी वो समाजवादी पार्टी को लगातार घेरते रहेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद एग्जिट पोल की। बंगाल के महा एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी बंगाल में किस रीजन में अच्छा कर रही है और टीएमसी कहां अपने प्रदर्शन को बरकरार रख रही है। बंगाल को यदि 3 रीजन में बांटें, साउथ, नॉर्थ और राड रीजन, तो साउथ बंगाल की 183 सीटें हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक साउथ बंगाल में 183 में से 80 से 90 सीटें बीजेपी जीत सकती है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण बंगाल में ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक साउथ बंगाल में टीएमसी को 88 से 98 सीटें मिल सकती हैं। यानी यहां पर टीएमसी को बीजेपी पर बढ़त तो है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस को साउथ बंगाल में 25 से 35 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। सज्जन जी और ठीक नहीं, देखिए ये साउथ बंगाल में खासकर कुछ जिलों को आप ले लें, वर्धमान 16 सीटें हैं, 0 सीटें आई थी, जबकि वहाँ कुछ सीटें आनी चाहिए थी। उसी तरीके से आप देखिए हुगली है, हुगली में 18 सीटें केवल 4 आई थी। 2019 के लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन था, उसके हिसाब से 4 तो कुछ नहीं था। हावड़ा है, हावड़ा में आप देखिए बीजेपी को 0 सीटें आई थी, जबकि वहाँ पे काफ़ी हिंदी भाषी हैं, बीजेपी का सेंटीमेंट है। उसी तरीके से कोलकाता में भी 11 में 0 सीट आ गई थी। साउथ 24 परगना में 31 सीट है, उसमें 0 मतलब की सीट आई थी। और नॉर्थ 24 परगना में चूंकि नदिया तक और नदिया में थोड़ा बढ़िया पार्टी ने किया था। तो इस बार जो ग्राउंड सिनेरियो है उसमें बीजेपी की स्थिति वर्धमान में ठीक ठाक अच्छी रहेगी। 16 में से बीजेपी 7 से 8 सीटें जीत सकती हैं, जो आपको बढ़त दिख रहा है, और टीएमसी का नुकसान। हुगली में 18 में 4 की बजाय 18 में कम से कम 8-9 तक जा सकती है। हावड़ा में 2-3-4 तक जा सकती है। कोलकाता में जा सकती है। हमने सबसे ज्यादा मुखर रिएक्शन जो सुने हैं वो हावड़ा क्षेत्र से सुने। वहां का वोटर, हिंदू वोटर खासतौर पर खूब वोकल होकर बोल रहा था। उत्तर हावड़ा की बात देखिए, उमेश राय है वहाँ पे, काफ़ी दिग्गज नेता हैं और काफ़ी जुझारू हैं। 5000 वोट से हारे या किस तरीके से हारे, माहौल तो बिल्कुल लग रहा था निकाल ले जाएंगे। वो है, शिवपुर है, वहाँ पे देखिए इस बार गजब का उत्साह। आपके रिपोर्टर्स ने भी दिखाया होगा कि हावड़ा में जो उत्साह है, जो हेजिटेशन वाली जो टिपिकल होती है, वो कम दिख रहा था। लोग खुल के बोल रहे थे। ये सब वो कैचमेंट एरिया बीजेपी के लिए 2019 के हिसाब से और 21 के पहले भी सेंटीमेंट के हिसाब से था, जहां बीजेपी को सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल शून्य रहा। तो एक तो होता है कि डेमोग्राफी, अब मुर्शिदाबाद में कोई कहे बीजेपी बढ़ जाएगी तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि लेकिन ये सब डेमोग्राफिकली सेंटीमेंट के हिसाब से बीजेपी के लिए बहुत ही फर्टाइल एरिया है। और ये वो एरिया है जहां साउथ बंगाल में सीपीएम के जमाने से भी ममता बनर्जी अच्छा करती आ रही थी रिलेटिवली। तो यहां पे टीएमसी का नुकसान जो है उनको अपने दुर्ग में नुकसान है, अपने गढ़ में नुकसान है। मेट्राइज के एग्जिट पोल की माने तो नॉर्थ बंगाल में बीजेपी इस बार शानदार प्रदर्शन करेगी। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर बंगाल की 54 सीटों में से बीजेपी 30 से 33 सीटें जीत सकती है। नॉर्थ बंगाल वैसे भी बीजेपी का गढ़ रहा है। अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिंगपोंग के अलावा उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के अलावा मालदा जिलों में बीजेपी लगातार टीएमसी पर बढ़त बनाए दिख रही है। इस बार के एग्जिट पोल तो यही कह रहा है अजीत जी कि ये क्षेत्र जो पहले से ही उनका मजबूत था, जहां बीजेपी पहले ही कह रही है फर्स्ट फेज के चुनाव में मैं 110 तक मानकर चल रहा हूं। अमित शाह का ही बयान हमने सुनाया था। हाँ, देखिए जिस इलाके की अभी आपने दिखाया, जो प्लेट दिखाई नॉर्थ बंगाल की, उसमें पहले भी 30 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को 54 में से। तो वो रिटेन कर रही है, इसका मतलब ठीक है उसके लिए, रिटेन कर रही है, या 2-3 सीटें बढ़ जा रही हैं, ये भी ठीक है उसके लिए। यहाँ अगर लेकिन बीजेपी को अगर 3 सीट गेन होती है तो ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 3 ही सीट का नुकसान होगा। तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि यहाँ कांग्रेस भी गेन करेगी, 1-2 सीट गेन करेगी। मालदा में 1 सीट है, मालतीपुर, हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। मौसम बेगम चांचल भी, और चांचल भी सीट है, हाँ वो मालदा में ही। और मुर्शिदाबाद में इनकी सीट है बहरामपुर। तो ऐसी सीटों पर बीजेपी, मतलब बीजेपी को गेन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस को गेन हो रहा है, ममता बनर्जी का नुकसान है। तो ममता बनर्जी को नॉर्थ बंगाल में पहले भी थोड़ा नुकसान में थी, अब थोड़ा ज्यादा नुकसान हो रहा है उनको। और साउथ बंगाल जहां वो भरपाई करने की सोच रही थी, वहां भी उनको नुकसान हो रहा है। तो ये अच्छा, साउथ बंगाल का इलाका जिसकी अभी सज्जन जी बात कर रहे थे, ये लेफ्ट का पहले पुराना असर वाला इलाका रहा है, लेफ्ट का। और हम लोग कल इस बात की चर्चा कर रहे थे, ये जो जहां कल 142 सीटों पर चुनाव हुआ है, वहां कुछ 54 सीटें ऐसी थी जहां लेफ्ट और कांग्रेस को मिला करके
विनिंग जो मार्जिन था उससे ज्यादा सीट वोट आए थे लेफ्ट और कांग्रेस को पिछले चुनाव में, 54 सीटों पर। ओवरऑल 117 सीटें हैं। तो इस बार जो कह रहे हैं हम लोग बार बार की एनीबॉडीज गेम, कई लोग कह रहे हैं, मान ही रहे हैं, उसका कारण यह है कि 17% के करीब वोट अन्य को जा रहा है। पिछली बार 14% ही वोट अन्य को गया था। अगर अन्य का वोट बढ़ रहा है और इस इलाके तब भी ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है। नहीं, तब तो दोनों का नुकसान हो सकता है, तो बीजेपी का भी नुकसान हो सकता है। निर्भर ये करता है कि हिंदू वोट सीपीएम का या कांग्रेस का बीजेपी में कितना जा रहा है और मुस्लिम कितना टीएमसी में। लेकिन एक बात को लेकर सभी सहमत होंगे कि बंगाल में इस बार का चुनाव बदला बदला नजर आया। जहां आमतौर पर हिंसा नॉर्मल थी, वो पश्चिम बंगाल में इस बार नहीं हुई। ये पहला ऐसा चुनाव है जब किसी हत्या की खबर नहीं आई, पोलिंग बूथ पर लूटपाट की खबर नहीं आई, पोलिंग बूथ पर बमबाजी की खबर नहीं आई। जबकि 21 के चुनाव को आप याद करें, 24 लोगों की चुनाव के दौरान जान चली गई थी, 69 देसी बम मिले थे। इसके साथ ही इस बार दोनों फेज में करीब 93% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। तो इस पे तो आपको इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना होगा, आपको केंद्रीय सुरक्षा बल की जो इतनी बड़ी ब्रिगेड लगा दी गई है उसका भी आपको धन्यवाद देना होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान हुआ है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आइए बात कर लेते हैं आसाम की। आसाम में इस बार क्या होने जा रहा है और आसाम का मेट्राइज पोल क्या बता रहा है। असम में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, यानी हिमंता एक बार फिर से असम में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। असम के पोल ऑफ पोल्स की बात करूं तो मेट्राइज के पोल के मुताबिक 85 to 95 85 से 95 सीट बीजेपी को मिल सकती है। कांग्रेस 25 से 32 सीटों पर सिमट सकती है। एक्सेस माई इंडिया ये कह रहा है कि असम में बीजेपी को 88 से 100 सीट मिल सकती है, कांग्रेस जबकि 24 से 36 सीटें। पीपल पल्स ये कह रहा है कि बीजेपी को 68 से 72 सीट और कांग्रेस को 22 से 26। वोट वाइब के मुताबिक असम में बीजेपी को 90 से 100 सीट मिलेंगी, जबकि कांग्रेस को 23 से 33। पी मार्क ये कह रहा है कि बीजेपी को 82 से 94 सीटें, जबकि कांग्रेस को 30 से 40। जेवीसी ने के एग्जिट पोल के मुताबिक 88 से 101 सीट जो है वो बीजेपी को मिल सकती है। तो आप मोर और लेस देखें कि कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापस आने जा रही है। नहीं, देखिए कांग्रेस, ये असम का चुनाव सबसे आसान चुनाव था। आप किसी से आपने नहीं सुना होगा कि वहाँ पे कांग्रेस एक सीरियस फाइट में है। कारण ये है कि देखिए परसेप्शन वॉर जब आप लूज कर जाते हैं, जिस स्टेट में माइनॉरिटी पॉपुलेशन 35% से ज़्यादा है, लोग कहते हैं वो 11 का आंकड़ा है कि लगभग 40% है, और जहाँ पे एक हिंदू यूनिटी हो गई। पहले एथनिक फॉल्ट लाइन होता था, एसमिस हिंदू, खिलौंजिया, बंगाली हिंदू, उसका एक फॉल्ट लाइन होता था असम मूवमेंट का। वहाँ पे एक पार्टी अगर मियाँ मुस्लिम वहाँ पे टर्म है कि एक खिलौंजिया मुस्लिम जो एसमिस मुस्लिम होते हैं, मियाँ मुस्लिम जो बंगाली स्पीकिंग होते हैं, जिन्हें माना जाता है कि वो बांग्लादेश से कुछ इंट्रूजन करके भी आए हैं, इस तरीके की बात वहाँ पे लोग मानते हैं। उसके साथ जब आपको एसोसिएट करे तो आदमी बीजेपी से कितना भी नाराज होगा वो आपकी तरफ नहीं जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा बात आप देखिए, बीजेपी और मुख्यमंत्री ने वहाँ पे क्या किया है। अरुणोदय स्कीम चला, 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए डाले गए, और ये बिहार के 10,000 से पहले का फैसला है। बिहार ने इसको एमुलेट किया है। दूसरी बात आप देखिए, जिसकी कोई बात नहीं करता है, जब गौरव गोगोई को वहां भेजा गया, चूंकि जोरहाट वो जीत गए, बावजूद इसके कि बीजेपी की पूरी टीम लगी थी उनको हराने में, फिर भी अपर ब्रह्मपुत्र वैली किया गया था। हाँ, अपर ब्रह्मपुत्र वैली में, हाँ, वो कोलियाबोर अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के जोरहाट में गए, चूंकि वो मर्ज हो गया। तो वहां पे क्या है कि देखिए, लोअर ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली, जो कि सिलचर, हैलाकांडी और करीमगंज है, वहां तो आपको मुस्लिम कंसंट्रेशन दिखता है, लेकिन अपर ब्रह्मपुत्र वैली में नहीं है ऐसा। अहोम है, चाह बागान वाले टी ट्राइब है, वो काफी संख्या में है, और बाकी इंडिजिनस ट्राइब है। ऐसा माना जा रहा था कि वहां पे ज्यादा हिंदू मुस्लिम का लॉजिक नहीं होगा और कांग्रेस अच्छा करेगी। वहां पे 3.5 लाख टी ट्राइब जो चाह बागानी है, उनके परिवारों को 150 साल के बाद, जब अंग्रेज उन्हें ले गए थे उठा उठा के और टी प्लांटेशन में झारखंड से, आज के उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से बना, 3.5 लाख टी ट्राइब फैमिलीज को, वहां पे जो टी ट्राइब मिनिस्टर थे रुपेश ग्वाला, उनकी पहल से और सीएम ने पहली बार मालिकाना हक दिया सारे। और ये कांग्रेस का कमिटेड वोट बैंक होता था। और कांग्रेस क्या करती थी, सूता कंबल बांट दिया, कुछ सूता दे दिया, बस ये देते चले आ रहे थे। इनके अकाउंट 2021 में खोले गए,
5-5 हजार रुपए दिए गए, इस बार मालिकाना हक दिया गया। तो जिस तरह का स्कीम रीच आउट किया। और तीसरी सबसे बड़ी बात देखिए, जब हम लोग थे असम में, जोरहाट के लोग बता रहे थे कि गौरव गोगोई से अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है चुनाव के वक्त तो आप उनसे नहीं मिल सकते। चुनाव के वक्त तो आप एक्सेसिबल होना चाहिए लीडर को। अरे घर से निकलकर नेता पोर्च से निकलकर चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है कि जिसे मिलना है वो मिले। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की गलती रही कि एक ऐसा चुनाव जो वो जीत सकता था उसने बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें एक दो बातें हैं जो हम ऐड करेंगे, सज्जन जी ठीक ही कर रहे हैं। एक तो जो जेरीमैंडरिंग किया है सरकार ने 2023 के परिसीमन के बाद, अब जो स्थिति है वो उसमें अब कांग्रेस के लिए संभावना काफी कम हो गई। अब ये फिर उस तरह की जिस फॉल्ट लाइन की बात कर रहे हैं कि इतनी फॉल्ट लाइन फिर वैसी बढ़े, अहोम वर्सेज अन्य का बढ़े, अहोम के अलावा दूसरे लोगों को विदेशी माना जाए, अब वो नहीं हो सकता। अब कोई उल्फा का या उस टाइप का मूवमेंट रिवाइव नहीं हो सकता है ना, पॉलिटिकल मूवमेंट कोई उस तरह का खड़ा हो सकता है, कोई अभी तो नहीं दिख रहा है हमको। तो वो अगर फॉल्ट लाइन नहीं क्रिएट होती है 11-12 के आसपास भी वहां पर बिहारी मारवाड़ी इन लोगों को जैसे दरकिनार किया जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं नहीं हो रहा है। तो अब अगर वो फॉल्ट लाइन नहीं क्रिएट होती है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी 39, कुछ लोग 39-40 कहते हैं, कुछ लोग 50 कहते हैं, जहां मुस्लिम 22-23 पर आ गई। मुस्लिम जहां डिसाइसिव होता था, वो देता था वोट, और तो वो ऑलरेडी कम हो गई काफी। ये पोलराइजेशन ना हो, इसके लिए कांग्रेस ने ये स्ट्रेटजी बनाई कि बदरुद्दीन अजमल के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तो ये होगा कि हमको मुसलमान तो मिल ही रहा है, और जो दूसरे अहोम वोट है, चूंकि ये अहोम है गौरव गोगोई, और वो लचित बारफुकन के डिसेंडेंट्स अपने डिसेंडेंट मानते हैं अपने को, और उन्होंने लुरिनजोत गोगोई के साथ भी तालमेल किया, अखिल गोगोई से भी किया। तो ये लग रहा था कि वो अहोम वोट आएगा, मुस्लिम हमारे पास आ ही रहा है, तो जिस अपर आसाम की बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा वैली के ऊपर के हिस्से में वोट मिल जाएगा, और बाकी हम लोअर आसाम में पोलराइज हो जाएगा मुसलमान का। तो वो नहीं हुआ। इस जीत को सर आप हिमंता की जीत मानेंगे या ये पहली जीत है? हिमंता बिस्वा शर्मा की ही जीत मानेंगे, क्योंकि पहली बार वो अपने उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो 14 में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हुआ, उनके करिश्मे पर जीत के 16 में चुनाव, 14 के बाद दूसरा सर्बानंद सोनोवाल थे वहां मुख्यमंत्री, उनके नाम पर हुआ। स्ट्रेटजी जरूर बना रहे थे हिमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन जीत गए। ये पहला चुनाव था जिसमें हिमंत बिस्वा शर्मा अपने नाम पर, अपने चेहरे पर, अपने काम पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने बनाए कांग्रेस में हुई तोड़फोड़ पर भी सब तरह वही करेंगे। अपनी बनाई स्ट्रेटजी जो है उसी स्ट्रेटजी का पार्ट है। अतुल बोरा हो या प्रद्युत बारदोलोई हो, ये सब लोग गए। ये नहीं, वहां तो लोग कहते हैं कि एक बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और बीजेपी के अंदर एक कॉन्जेपी है, कांग्रेस जनता पार्टी। तो उसमें कांग्रेस वाले गौरव गोगोई को छोड़ के कौन कांग्रेस के साथ है और हिमंता के टच में है, ये बड़ी मुश्किल है ये बताना। बड़ा शानदार है। लेकिन असम के एग्जिट पोल को लेकर असम बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी को एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिल रहा है। विधानसभा चुनाव का जो आज एग्जिट पोल आया है, मैं इस एग्जिट पोल को नियर टू परफेक्ट बोल सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश का उम्मीद है असम में इससे भी बढ़कर जो आज पूर्वानुमान आया है या आंकड़ा आया है, उससे भी ज़्यादा असेंबली सेगमेंट में बीजेपी एनडीए का जीत जरूर होगा। असम के मतदाताओं ने फिर एक बार भाजपा सरकार इस नारा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा का साथ दिया, एनडीए के साथ दिया, विकास के साथ दिया, असम के अस्मिता के साथ दिया, नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का साथ दिया। ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक मैंडेट हमको 4 तारीख को मिलने वाला है, और बीजेपी एनडीए निश्चित रूप से तीसरी बार के लिए असम में सरकार बनाने जा रहा है। असम में कांग्रेस का कहना है कि असम का जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो गलत है। कांग्रेस उम्मीदवार देवव्रत सैकिया का कहना है कि क्योंकि सरकार ने कोई काम नहीं किया, जो लोग वापस सरकार को वोट दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 साल का विजन दिया था, जो वादे थे उसमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी को आम आदमी ने इस बार वोट नहीं दिया, ये मुझे मालूम है, क्योंकि इलेक्शन लड़ा देता है इश्यूज़ का ऊपर, और बीजेपी ने हमें विजन डॉक्यूमेंट दिया था 10 साल के लिए, जिसमें जो चीज़ें थे ये एक भी वादा निभाया नहीं। एक आइडिया लगता है सारा आसाम घूमने के बाद, एक अंडर करंट था बीजेपी का खिलाफ, और इसीलिए ही साइलेंट वोटर बहुत ज़्यादा है, और मोर देन 70 लाख
जो वोटर लिस्ट में है ये यंग है, अराउंड 29-30 ईयर्स तक का है, 70 लाख वोटर्स आउट ऑफ 2,10,000 और समथिंग लाइक दैट। तो ये सब मिला के मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का फेवर में ज़्यादा वोट अभी हुआ है। हालांकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे दक्षिण के भी राज्यों की बात करनी थी, लेकिन मैं कांग्रेस की बात, छोटा सा एक कमेंट सज्जन जी, कांग्रेस आत्ममंथन क्यों नहीं कर पाती है? अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जीत रहे हैं। नहीं, आत्ममंथन करने के लिए आपके पास दो चीज़ें चाहिए। एक, आपको अलग अलग प्रदेशों में मजबूत नेता चाहिए, जैसे सिद्धारमैया है कर्नाटका में, कैप्टन अमरिंदर थे पंजाब में, तो एक को तो आपने खत्म ही कर दिया। अशोक गहलोत थे तो उनको तो आपसी खींचातान में राजस्थान जैसे। तो पहला तो वो चाहिए कि इनपुट लेने के लिए आपके पास नेता हो जो कि जमीन से जुड़ा हो, मास लीडर। और दूसरा है कि शीर्ष नेतृत्व के पास ये एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपसे जो क्लोज है आप उसे भेज दे। अब गौरव गोगोई चलिए अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने ऊपर से असम में जाके उन्हें इंपोज कर दिया है। देवव्रत सैकिया बोल रहे थे, 2 बार से वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, असम के नब्ज से परिचित हैं, ये साइड में रहेंगे। भूपेन बोरा थे, सब लोग थे, और भी बहुत सारे लीडर थे। गौरव गोगोई एक्सपीरियंस के मामले में कमजोर थे, लेकिन उन्हें ऊपर से बिठा दिया गया। अब एक ऐसे जगह जहां पे शीर्ष नेतृत्व वोट स्विंग नहीं कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और राहुल गांधी को देख ले, जहां जाते हैं 0.5%, 1%, 2% स्विंग करते हैं। राहुल गांधी जी आप कर रहे हैं, रिसोर्स आप दे नहीं सकते, स्टेट आपके खर्चे को वहन करता है, तो आत्ममंथन कहां से होगा ऐसी परिस्थिति में? असम के बाद बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं, जहां मैक्सिमम एग्जिट पोल में डीएमके की वापसी नजर आ रही है। एनडीए भी पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल की बात करें तो डीएमके गठबंधन को 122 से 132 सीट, एनडीए को 87 से 110 सीटों का अनुमान। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में डीएमके को 125 से 145 सीट मिल सकती है, जबकि एनडीए को 65 से 80 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। पूरा डेटा मैं आपके सामने रख दे रही हूं और फटाफट यहां चर्चा कर ले रही हूं। क्या आपका आकलन है तमिलनाडु पर? देखिए, ये मोटे तौर पर ठीक संकेत है। ये भी डायरेक्शनल जो क्लैरिटी है वो मिल रही है कि डीएमके के पक्ष में डीएमके का जो अलायंस है वो चुनाव इस बार जीत सकता है। और उसके 4-5 कारण हैं जो बड़े संक्षेप में आपको हम बता दें। पहला कारण तो है जो इनकम्बेंट का एडवांटेज होता है, इनकम्बेंसी एडवांटेज होता है, आजकल हर जगह मिलता है। हम बार बार कहते हैं कांग्रेस को छोड़ करके, कांग्रेस को इनकम्बेंसी का एडवांटेज नहीं मिलता है, वो सरकार में रहते हुए भी चुनाव हारती है, सबसे ज़्यादा वही हारती है। तो इनकम्बेंसी का एक एडवांटेज था जिसका फायदा उठा करके डीएमके ने वेलफेयर की डिलीवरी की, अपने वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी की। कलैगनारी योजना हो या इस तरह की दूसरी योजनाएं जो अभी सज्जन जी ने कहा 9,000 रुपये खाते में डालने का, तो ये असम के वहाँ तमिलनाडु में भी डाला गया। असम में तो हुआ, बिहार में हुआ, तमिलनाडु में भी डाला गया। तो जो वेलफेयर डिलीवरी है, इनकम्बेंसी एडवांटेज है, वेलफेयर डिलीवरी है, एक बड़ा कारण ये है कि बहुत ही एक अच्छा सोशल स्प्रेड तैयार किया डीएमके ने, जिसमें वो प्रेमलता विजयकांत को भी लेकर के आए, जो डीएमडीके पार्टी है, एक अलग कास्ट कम्बिनेशन को वो रिप्रेजेंट करती हैं। फिर उनके पास एमडीएमके के बाइको भी हैं, उनके पास बीसी के भी है, वहाँ मुस्लिम लीग भी है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सोशल स्प्रेड तैयार किया, एक एग्रेसिव कैंपेन किया पूरे स्टेट में। मतलब आप ये कह रहे हैं यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, डीएमके आ रही है? बिल्कुल, आप एग्जिट पोल के साथ जा रहे हैं। चलिए, यहाँ बंगाल वाला मामला नहीं है। केरलम की बात कर लेते हैं, जहाँ एग्जिट पोल इस बार बदलाव का संकेत दे रहा है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ताधारी एलडीएफ को 60 से 65 सीट आ सकती है और यूडीएफ को 75 से 85 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। वोट वाइब के एग्जिट पोल में एलडीएफ को 58 से 68 सीट मिल सकती है, जबकि यूडीएफ को 70 से 80। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है कि एलडीएफ को 49 से 62, तो यूडीएफ को 78 से 90 सीट का अनुमान। और बाकी डेटा आपके सामने है। सज्जन जी, आपका क्या आकलन है केरलम पर? देखिए, इसमें क्या हुआ है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस लेड यूडीएफ आ रही है। एक तो ये कारण है कि स्टेट का मिजाज रहा है 5 साल में बदलने का, पिछली बार एक एक्सेप्शन हुआ था पिछले कई दशकों में। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस को काफ़ी बड़े मार्जिन से, अगर आप 6 महीने पहले बात करते तो लोग कहते हैं कि स्विप होना चाहिए, लेकिन पिनरई विजयन ने लास्ट मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटी, चाहे नायर सेवा संघ हो या सबरीमाला पे अपना स्टैंड चेंज करना, उन्होंने विन ओवर करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी क्या है कि माइनॉरिटी कंसोलिडेशन देखिए, 27% मुस्लिम, 18% क्रिश्चियन। बीजेपी ने रीच आउट किया लेकिन वो वोट में नहीं बदला, तो ये तो एक सॉलिड है। दूसरा क्या है कि हिंदू वोटों में भी इस बार एंटी इनकम्बेंसी के कारण, चूंकि पिनरई विजयन 80s में है और कोई नेता नहीं है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने गुटबाजी के बावजूद इस बार एक और जो उसमें हुआ कि बीजेपी का जो भी राइज हो रहा है सेंट्रल और साउथ केरला में, वो हिंदू वोटों में हो रहा है।
और ये हिंदू वोट होगा आगे और सीपीएम को जाता है। अच्छा, तो जो भी नुकसान 14% वगैरह जो दिखाया जा रहा है लगभग, वो बेसिकली सीपीएम से ज्यादा काटा जा रहा है, कांग्रेस को उसका बहुत नुकसान नहीं है, इसलिए ये वर्डिक्ट भी सरप्राइजिंग नहीं है। तो आप ये समझ लें कि केरलम को लेकर, तमिलनाडु को लेकर, असम को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एक बंगाल के एग्जिट पोल के बाद भी हमारे दोनों मेहमान ये कह रहे हैं कि 4 तारीख का इंतजार करें। ठीक बात ना? मैं भी 4 तारीख का इंतजार करूंगी और आप भी करिएगा, लेकिन तब तक जो आंकड़े हमारे सामने हैं उन्हीं पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आज दमदार 10 में हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।